हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? बढ़िया बेटा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीएमए फाइनल कोस्ट ऑडिट की 1 वीक रिवीजन का आखिरी पार्ट। चैप्टर नंबर 1 से लेके 9 तक मैं आपको ऑलरेडी 6 पार्ट में करवा चुका हूँ। ये हमारा 7th पार्ट है और आखिरी पार्ट है। मतलब अगर हमारे ये 7 वीडियोज आप देख लेंगे बेटा, तो कोस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि ये रिवीजन लेक्चर्स उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिन लोगों ने एक बार कोर्स को पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 7th पार्ट, चैप्टर नंबर 10। इस पार्ट के अंदर बेटा हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने पेपर नंबर 12 सीएमए इंटर के अंदर भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा डिफाइन किया गया है इंटरनल कंट्रोल को। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसको बता दूं। देखिए, इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई काम करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी डिजाइन करते हैं, कोई प्रोसीजर डिजाइन करते हैं, और इस तरीके का प्रोसीजर डिजाइन करते हैं कि जिससे हमारा काम इफेक्टिवली हो और उसमें गलतियां होने के चांसेस कम से कम हो। जैसे आप बैंक में जाते हैं और बैंक से आपको कैश विड्रॉ करना है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक प्रोसेस बना हुआ है कि आपको चेक या फिर काउंटर स्लिप जो भी होती है, विड्रॉल स्लिप होती है, वो फिल करनी है। फिल करके आप एक काउंटर पे जाते हैं। वहाँ पे काउंटर पे जाने के बाद में आपके साइंस को और आपको सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है, आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है वो वेरीफाई किया जाता है। फिर आपको एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन को लेके आपको कैश काउंटर पे जाना होता है और वहाँ से आपको कैश मिलता है। कैश मिलने के बाद एक और काउंटर पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जाता है और वहां से आपके अकाउंट में एंट्री होती है और अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। अब ये प्रोसेस सभी बैंक में नहीं मिलेगा आपको। अगर छोटी ब्रांच है तो एक ही विंडो के ऊपर आप जाएंगे, वहीं पे आप चेक देंगे, वही आपका चेक में साइन वेरीफाई करेगा, वही बैलेंस वेरीफाई करेगा और वही आपको पे आउट भी कर देगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ब्रांच का साइज क्या है, उसका काम कितना है, वर्कलोड कितना है। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, देयर वर्क, देयर प्रोसेस और देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब सीधा सीधा बेटा इतना सा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो पॉलिसी और प्रोसीजर बना रखे हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो सारे इंटरनल कंट्रोल के अंदर कवर होते हैं। ओके, चलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। जब भी आप कोई ऑडिट करने जाते हैं तो आप एंटिटी के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि उसके इंटरनल कंट्रोल को देख के या उसके बारे में बाकी जानकारी लेके आप कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल को क्या डिफाइन किया है कि इज ए प्रोसेस, ये एक तरीके की प्रोसेस है जो कि डिजाइन की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है और मेंटेन की जाती है बाय दो चार्ज विद द गवर्नमेंट, मतलब कि जो मैनेजमेंट पर्सन है वो, एंड मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटी ऑब्जेक्टिव। एंटिटी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, इसके लिए आपने उस प्रोसेस को डिजाइन किया है। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है ये वाला बेटा, ये याद रखना, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट। मैं ये आपको याद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ कि बिट क्वेश्चन में इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और इस पे एमसीक्यू बनने का चांस रहता है, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि सेफ गार्डिंग ऑफ असेट इसका एक पर्पज हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हम इंटरनल कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा, वो उसकी डेफिनेशन से ही आप निकाल सकते हैं, अगर आपको आपने उसको ध्यान से पढ़ा है, इन डेप्थ पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल में क्या लिखा गया है कि जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ हो, मतलब कोई अनऑथराइज या अनऑथराइज एक्सेस या अनऑथराइज ट्रांजेक्शन ना हो पाए, इसके लिए हमने प्रोसेस बनाया। ओवर ट्रांजेक्शन आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड। प्रॉम्प्टली मतलब होता है जल्दी, जल्द से जल्द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाए, मतलब जैसे ट्रांजेक्शन हुआ उसको जल्द से जल्द उसको अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाए। एसेट आर सेफ गार्डेड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। जो हमारे एसेट है उनको सेफ गार्ड करना, उनको अनऑथराइज एक्सेस से बचाना। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इज रीजनेबल इंटरवल
and appropriate action is taken with regard to the differences। मतलब आप टाइम टू टाइम अपने एसेट को वेरीफाई करते रहते हैं और अगर कोई डिफरेंस आता है कि साहब होना इतना चाहिए है इतना, तो वो क्यों डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश किया करें। तो इसलिए हमने इंटरनल कंट्रोल डिजाइन किया है कि पहली बात तो हमारे यहाँ पे कोई मिसयूज हो नहीं किसी भी रिसोर्सेज का, किसी भी एसेट का, और अगर हो रहा है तो हम उसकी उस गलती को जल्द से जल्द पकड़ के ठीक कर पाए। ओके, आगे देख लेते हैं स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। स्कोप का मतलब है कि इंटरनल कंट्रोल आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो भैया इंटरनल कंट्रोल हर जगह हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर स्कोप नहीं है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल इज अ फंडामेंटल इंग्रेडिएंट फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए ये फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है, मतलब ये हर जगह पे मौजूद है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग फोर कैटेगरी। चार कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला बोला हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं। ऑपरेशनल कंट्रोल के रूप में भी इसको काम में ले सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल के रूप में काम में ले सकते हैं, ठीक है, और कंप्लायंस कंट्रोल के रूप में भी काम में ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि मैनेजमेंट करने में ये हमारी मदद करता है, इसको इस तरीके से डिजाइन करो कि मैनेजमेंट हो जाए। ठीक है, दूसरा ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि आप जो अपने काम कर रहे हैं आप वो सही तरीके से हो रहे हैं, ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए आप मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगा रहे हैं। फाइनेंशियल और अकाउंटिंग कंट्रोल मतलब आप जो काम कर रहे हैं, मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा कि बड़ी कंपनी में जब बेटा कोई परचेज होती है तो ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि साहब हमें 100 लैपटॉप बाय करने हैं, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट आई है कि 100 लैपटॉप उसको बाय करने हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो मार्केट जाएंगे 100 लैपटॉप खरीदेंगे वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उनका एक इंटरनल कंट्रोल बना हुआ होता है इसके ऊपर भी कि पहले क्या होगा, ये जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास में, रिक्वेजिशन जाएगी, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट इसके लिए एक रिक्वेस्ट रेज करेगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेगा। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कहीं पे ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसके अप्रूवल लेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, बोले ठीक है साहब आप मंगा लो, तो पहले आप कोटेशन मंगाओ, तो इसके लिए कोटेशन मंगाई जाएगी। पहले कोटेशन में जो सबसे कम कोटेशन देगा उसको ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। ऑर्डर ये इश्यू होगा इन्वेंट्री में जहाँ पे भी आपकी मेंटेन होती है वहाँ पे, और वहाँ से रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को जिसको इसकी नीड थी उसको इश्यू किया जाएगा। तो इसका मतलब इसमें लूप होल नहीं है कि ये परचेज डिपार्टमेंट का ये बंदा जिसको चाहिए था उस डिपार्टमेंट ने मंगाए, उसमें से कुछ यूज लिए कुछ घर ले गए, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन इतने लोगों के हाथ से होकर गुजरेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी हो जाएगा, वरना क्या होगा, मान लीजिए ये पर्सन को 100 रिक्वायरमेंट है 100 लैपटॉप की अपने डिपार्टमेंट में, ये अपने किसी जान पहचान वाले से लाएगा और 1000 रुपए की बिलिंग भी अगर उसने एक्स्ट्रा करवा दी तो सोचो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पर इस केस में ऐसा नहीं होगा, पहले डिपार्टमेंट में जाएगा, कोटेशन आएगी, तो सबसे कम कोट करेगा उसको ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल आपके फाइनेंस को, आपकी जो मनी है उसको सेव करने के काम में भी कंप्लायंस कंट्रोल मतलब आपको आरओसी की रिटर्न फाइल करनी है, आपको कोई और कोई रिटर्न फाइल करनी है या और कोई सबमिशन करना है, तो वो टाइमली हो जाए उसके लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखिए स्ट्रक्चर अभी जो मैंने आपको बताया वो भी एक एग्जांपल था, पर कहीं पे भी फिक्स नहीं है कोई स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, देयर इज नो यूनिफॉर्म, बस इतना ध्यान रखो, देयर इज नो यूनिफॉर्म अप्रोच ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस कैसा है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका साइज क्या है, वो कितना लेवल पे काम कर रहा है, उसकी कितनी ब्रांचेज है वगैरह वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और पोटेंशियलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड देयर आउटलुक, मतलब आपके यहाँ पे कितने ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो कितना काम हैंडल कर सकते हैं या कितनी रिक्वायरमेंट है, उन सब के ऊपर आपका स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, आगे लिखिए लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। लिमिटेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कमियां के रूप में, ये एक तरीके से कमियां हैं, हर चीज चाहे वो कितनी भी बेस्ट क्यों ना हो, कुछ ना कुछ कमी हर चीज में होती है। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल की भी कुछ कमी है, बिल्कुल है, तो हम उन्हें कहेंगे लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहला कॉस्ट। देखिए जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, कॉस्ट लगेगी, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने होंगे,
कुछ लेबर अलग से चाहिए होगा, कुछ स्टाफ मेंबर अलग से चाहिए होंगे, तो ये कॉस्ट वाला मेथड है। ठीक है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा सा है, सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, हम सीसीटीवी कैमरा से कुछ कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कुछ ध्यान रखते हैं, कुछ मैनेजमेंट करते हैं, पर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्पेस बहुत छोटा सा है, हो सकता है वहाँ पे ये वायबल ना हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि 4-5 डिपार्टमेंट है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए कंट्रोल बना दिया गया है कि पहले ये इसको प्रोसेस करेगा, फिर अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो उसमें डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे उतनी कॉस्ट हो सकता है वो अफोर्ड कर पाए या ना कर पाए, ये कॉस्टली है, ये इसकी कम है। दूसरा, नो कंट्रोल ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। ये जो कंट्रोल है, ये यूजुअल ट्रांजेक्शन जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं उन पर तो हो सकता है, पर जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होते हैं जो कभी कभी होते हैं उनको ये कंट्रोल कर पाए ऐसा कोई जरूरी नहीं। ह्यूमन एरर का मतलब है कि सब कंट्रोल किसने डिजाइन किया, कंट्रोल भी तो हमने डिजाइन किया है, उस कंट्रोल में अगर गड़बड़ हुई तो। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया एरर इन डिजाइनिंग ऑफ कंट्रोल। हो सकता है कंट्रोल डिजाइन करने में कोई एरर रह जाए, कोई लूप होल रह जाए और उसका फायदा उठा के कोई गलती हो जाए, तो हो सकती है। कोलिजन अमंग्स द एम्प्लॉय, मतलब हमने कहा कि 4 डिपार्टमेंट मिलकर एक प्रोसेस को करेंगे, पर अगर चारों डिपार्टमेंट के हेड मिल जाए तो क्या फिर इंटरनल कंट्रोल पकड़ पाएगा? नहीं, फिर नहीं पकड़ पाएगा। तो अगर कोलिजन हो गया, मतलब मिलाव होता है, मिली भगत, जिसको अच्छे वर्ड में बोले तो मिली भगत अच्छा वर्ड रहेगा। अगर ये मिलके करें कुछ लोग तो फिर कोलिजन हो सकता है, फिर फ्रॉड हो सकता है, जिसको इंटरनल कंट्रोल पकड़ने नहीं आ पाएगा। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरे पास पावर है कि मैं इस प्रोसेस में ना जाके डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकता हूँ और मैंने अपने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया, तो क्या ये इंटरनल कंट्रोल मुझे पकड़ पाएगा? नहीं, मुझे नहीं पकड़। जो अब्यूज ऑफ पावर है वो ओवरराइड कर देता है कंट्रोल। इन एडुकेट प्रोसीजर, अगर हमने कोई प्रोसीजर डिजाइन किया और वो इनएक्यूरेट डिजाइन कर लिया है, तो हो सकता है वो हमें फायदा ना दे। है। और लास्ट वन इज मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। सब कुछ करता धरता कौन है? मैनेजमेंट है, और अगर वो ही जानबूझ के कुछ मैनिपुलेशन करना चाहेगा तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब आपके पास कोटेशन आई और फिर भी आपने लीस्ट कोटेशन की बजाय जो कोटेशन लीस्ट थी उससे नीचे का एक कोटेशन फुल बना के रख दिया और उसको ऑर्डर दे दिया, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है बेटा, लिमिटेशन बताने का मतलब ये है कि इंटरनल कंट्रोल कभी भी गारंटी नहीं देता है कि इंटरनल कंट्रोल लगा दिया तो कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ फिर भी हो सकती है। ठीक है, फ्रॉड के चांसेस फिर भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला गया है इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का इवेल्यूएशन कैसे हुआ? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंटरनल कंट्रोल का इवेल्यूएशन कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एक ऑडिट करता है। अब उसको आजकल टाइम की सबके पास लिमिटेशन है, लिमिटेड टाइम होता है, तो उसको क्या करना होता है, जाते ही इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन करना होता है, जिससे वो ये डिसाइड कर पाएगा कि उसका ऑडिट करने का एनटीई नेचर टाइम एंड एक्सटेंट कितना होगा, उसे कितना डेप्थ एनालिसिस करना है, ये सारी बातें उसके सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट बनती है कारो, अगर आपने सुना हो कारो 2016। पहले 2003 हुआ करता था, फिर 15 फिर 16, ऐसे इसमें काफी चेंज हो चुके हैं। तो कारो 2016 की अगर मैं बात करूँ कि कारो 2016 अब तक लेटेस्ट में तो कारो 2020 भी आ चुका है। ठीक है, तो कारो 2016 में क्या बोला गया है कि ऑडिटर को कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे भी कमेंट करना होता है, उस पर भी अपनी ओपिनियन देनी होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो कंट्रोल होना चाहिए क्या वैसा कंट्रोल है या। ओके, आगे लिखा हुआ है बेटा कि हर कंपनी को, हर लिस्टेड कंपनी को, एवरी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी होती है। आई थिंक ये आपने लॉ में पढ़ा हुआ होगा और वैसे हमने ऑडिट में भी पढ़ा है सेक्शन 177 में कि ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी को बनानी होती है। ठीक है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, किसको ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, उसके लिए कुछ बातें की गई है। ऑल पब्लिक कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, ऑल पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर। ठीक है, और ऑल पब्लिक कंपनी हैविंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स और एडवांसेस ऑफ 50 करोड़ और इनमें से अगर कोई कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको ऑडिट कमेटी बनाना चाहिए। ये ऑडिट कमेटी करती क्या है? ऑडिट कमेटी में कॉल फॉर द कमेंट्स
ऑफ द ऑडिटर अबाउट। अब ये ऑडिट कमेटी क्या करती है, ऑडिटर को कहती है कि साहब आप अपनी रिपोर्ट तो दे ही रहे हैं, आप हमें कुछ चीज़ों पे और कमेंट करें, कुछ चीज़ों पे और हमें राय दीजिए, जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑडिटर एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब होता क्या है, ऑडिट कमेटी ऑडिटर और कंपनी के बीच एक तरीके के मीडिएटर का काम करती है। उसके अपॉइंटमेंट को लेकर भी वो रिकमेंडेशन देती है, उसके रेवोल्यूशन को फिक्स करने में भी वो अपनी आगे आती है। ठीक है, आप मान लीजिए मीडिएटर का काम करती है पूरी तौर से। ठीक है, तो ये जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा तो उनको ये कहेगा कि साहब आप एक काम करो, हमें ये और बता दो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क आपने क्या क्या चीज़ों को चेक किया है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको उसके बारे में क्या कहना है, वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें वो इससे बिफोर देयर सबमिशन टू द बोर्ड may also discuss any related issues with the internal and statutory auditor and the management of the firm। अब ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कुछ इश्यू डाले या कोई भी इशू ऑडिट कमेटी को लगता है कि ऑडिटर के साथ डिस्कस होना चाहिए, तो वो डिस्कस कर सकती है। ये ऑडिट कमेटी का कुछ बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ये मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, हालांकि अभी तो ऑनलाइन एग्जाम में शॉर्ट नोट का है, शॉर्ट नोट इस पे जरूर आ सकता है, इस क्वेश्चन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ये कई बार आया हुआ भी है। द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी क्या कह रहे हैं, क्या रोल है भाई ऑडिट कमेटी का। अब आप देखो ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम करने का काम करती है। एवेल्युएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, आपके यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है उसको इवैल्यूएट करने का काम ऑडिट कमेटी का। Reviewing with the management performance of statutory और internal auditor, इंटरनल ऑडिटर ने और स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्या काम किया, कैसा काम किया, उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं ये मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, रिव्यूइंग द एडिकेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं अगर आप तो वो करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, अगर मैंडेटरी नहीं है तो वो नहीं है तो, और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करवानी है उन सब के भी ये रिव्यू कर सकती है और अपना राय दे सकती है। डिस्कशन विद द इंटरनल ऑडिटर एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, अगर कोई फाइंडिंग मिलती है इंटरनल ऑडिटर को और वो मैनेजमेंट को देता है तो ऑडिट कमेटी उस पर कुछ डिस्कशन कर सकती है। रिव्यूइंग द फाइंडिंग ऑफ एनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बाय द इंटरनल ऑडिटर और डिस्कशन विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिफोर सबमिशन बिफोर द ऑडिट कमेंस अबाउट द नेचर, स्कोप एंड ऑडिट एज वेल एज पोस्ट डिस्कशन ऑफ असेसन ऑफ एनी ऑफ कंसर्न। कहने का मतलब ऑडिट स्टार्ट होने से पहले भी ऑडिटर को बोलेंगे कि साहब आप क्या क्या चेक करेंगे, है ना, इसमें आप ये भी चीज़ कवर कर लो, तो आप इसको भी कवर कर लो, हमें लगता है आपको ये भी करना चाहिए, तो राय देने वाला काम। ठीक है, डिस्कशन करने वाला काम, और जो कमियां ऑडिटर निकालेगा उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं कि आपने ये कमी निकाली, आपको कैसे लगा, ये चीज़ें अच्छी है वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये घर के बुजुर्ग है, ये मान लो आप। ठीक है, हर चीज़ में ये पूछेंगे, काम करने से पहले भी पूछेंगे क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या सोचा है, कौन कौन आएगा, कैसे होगा, और काम करने के बाद भी पूछेंगे कि कैसा हुआ, कौन आया था, कैसा हुआ था, कितना पैसा लगा होगा। तो ये घर के बुजुर्ग है भैया ऑडिट कमेटी, और ये सब बातें आपसे डिस्कस करेंगे और हर पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ऐसे एक माइंड सेट बना लेंगे अपना, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ओके, आगे देख लेते हैं बेटा, इंटरनल ऑडिटिंग स्टार्ट हो रहा है आगे। इंटरनल कंट्रोल हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक इंटरनल कंट्रोल की बातें थी, अब इंटरनल ऑडिट की बात है, इससे पहले हमने ऑडिट कमेटी भी पढ़ ली। इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट कौन करवाता है, क्या है, कौन करता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। आप एक चीज समझिए, इंटरनल ऑडिट जैसा नाम से पता है कि ये इंटरनल होती है। ठीक है? क्या ये वॉलेंट्री है? यस, ये वॉलेंट्री है, और कुछ लोगों के लिए कंपल्सरी भी है। कुछ रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के तो ये मैंडेटरी हो जाती है, अदरवाइज ये वॉलेंट्री। कौन करता है? एनी पर्सन। क्या वो सीए होना चाहिए? नहीं। ठीक है, सीएस तो नहीं, सीएमए या कोई भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, एनी पर्सन, कोई मतलब डिग्री की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, ये कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। कौन करवाता है? मैनेजमेंट करवाता है। क्यों करवाते हैं? ये जानने के लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कमी है
कुछ गड़बड़ है तो हमें पता चले और हम उसको इम्प्रूव करें। और बेटर मैनेजमेंट ऐसा बोलते हैं। ये तो इसकी सोच में बात है। अब देखते हैं की बात। इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस। ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है क्या वो अचीव करने की दिशा में ही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है। कंसल्टिंग एक्टिविटी वो इसलिए है कि मैनेजमेंट को क्या करेगा, बेटर मैनेजमेंट के लिए गाइड करेगा। ठीक है, टू एड वैल्यू एंड इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। समझ पा रहे हैं आप, ये एक इंटरनल एक्टिविटी इस तरीके की है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इम्प्रूवमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। Internal audit is conducted objectively and designed to improve and mature an organization's business practice। बड़ा आसान concept है, तो मैंने आपको सोचने का। Necessity of internal audit, क्या जरूरत है इंटरनल ऑडिट की? इंटरनल ऑडिट असिस्ट मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में कोई कमी है तो वो बता देता है ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में हमें डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड को जल्द से जल्द पता लगा लेते हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो देखिए ईयर एंड के बाद आएगा, तब तक फ्रॉड हो चुका होगा और उसको पकड़ना फिर मुश्किल भी हो जाता है, और पकड़ भी लिया तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पर ये आपको पहले ही ड्यूरिंग द ईयर ही आपको बता देगा कि क्या कमी है और उसको जल्द से जल्द पकड़ लेगा। इट डिटेक्ट द मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन टाइम विच हेल्प्स टू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंस। मतलब कॉस्ट सेविंग ही है, आप ऐसा कह सकते हैं। इंक्रीज इन द मोरल ऑफ ऑनेस्ट स्टाफ, ये अच्छा पॉइंट है। क्यों अच्छा पॉइंट है कि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ फ्रॉड चल रहा है तो दो एम्प्लॉई है, एक ईमानदारी से काम कर रहा है, एक बेईमानी से कर रहा है, और बेईमानी वाला ज्यादा खुश है, तो ईमानदारी वाला क्या होता है, डीमोटिवेट होता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ, फिर भी इसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, ये ज्यादा मजे करता है, तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होता है। और अगर इंटरनल ऑडिट होगी और वो बंदा पकड़ा जाएगा तो मोटिवेट ये होगा कौन, ईमानदार एम्प्लॉई, कि भाई ठीक है मैंने अच्छे से काम किया तो मुझे उसका फल भी मिला है। ठीक है, चलिए। इंटरनल ऑडिट चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड and help in correction which make the external or internal or sorry external और statutory auditor easy। ये देखो सीधी सीधी बात है, अगर इंटरनल ऑडिटर ने पहले ही कमियों को पकड़ लिया और ठीक भी करवा लिया तो जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा तो उसको मेहनत कम लगेगी। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगी। दोबारा मैं बता दूं इंटरनल ऑडिट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, फ्रॉड एंड एरर जल्दी से पकड़ में आ जाए। ठीक है, कॉस्ट हमारी कम से कम लगे, हमारी जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करे। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं। आगे इंटरनल ऑडिट का बैकग्राउंड बताया कंपनीज एक्ट में क्या है। तो कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि जो सेक्शन 38 है वो डील करता है इसके साथ में, और वहाँ पे कुछ बातें कही गई है। ठीक है, स्कोप ऑफ इंटरनल, मैं जो काम की बातें वो पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट्स की पीडीएफ ले लें और उसके एक बार रीड आउट कर लें, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ ये फास्ट पेस कोर्स वगैरह। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज वेरी वाइड। ठीक है, इट कवर द कंप्लायंस सिस्टम कवरिंग ऑल फंक्शन ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, मतलब इसमें सारे फंक्शन कवर होते हैं, मैनेजमेंट ये वो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। Internal audit require an in-depth understanding of business culture, system and process। आगे आ जाइए। इंटरनल ऑडिट में कंट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग एरिया, आप इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है एडवांटेज पूछ लेते हैं, आपको तो एडवांटेज तो हमने कहीं पढ़े नहीं है, तो ये एडवांटेज की तौर पे है। इंटरनल ऑडिट में कंट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग एरिया, इन एरिया में फायदा दे सकती है, तो एडवांटेज ही हुए ना। इंडिपेंडेंट रिव्यू, ये इंडिपेंडेंट रिव्यू करने का चांस देती है आपको। एंड अप्रेज द कंट्रोल सिस्टम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है उसकी एफिशिएंसी पे कमेंट मिल जाता है आपको यहाँ से। ठीक है, अगर आप लगाने वाले से पूछेंगे कि साहब मैनेजमेंट कंट्रोल कैसा है, वो कहेगा अच्छा है, वो कभी कमी बताएगा नहीं। और अगर आप इंडिपेंडेंट पर्सन से पूछेंगे तो वो सीधी सीधी आपको आपकी कमियां बता देगा। ठीक है, चेकिंग कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कंप्लायंस मैनेजमेंट कैसा है उसको चेक करने का काम भी इससे हो जाता है। फैसिलिटेटिंग गुड प्रैक्टिस इन मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क में क्या हम सही जा रहे हैं, सही दिशा की तरफ है, वो हमें पता चल जाएगा। अचीव सेविंग बाय आइडेंटिफाइंग वेस्ट,
वेस्ट और इनएफिशिएंसी को पता लगा के हम सेविंग कर सकते हैं। मतलब जो हमें वेस्टेज हो रही है उसको रोकेंगे तो सेविंग अपने आप हो जाएगी। स्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज सच दैट कंपनी एसेट आर सेफगार्ड, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इंटरनल कंट्रोल में भी यही ऑब्जेक्टिव था और इंटरनल ऑडिट में भी यही ऑब्जेक्टिव है। डन। चलिए आगे लिखा है कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंटरनल ऑडिट कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वॉलंटरी है और कुछ के लिए कंपल्सरी। तो किसके लिए कंपल्सरी है वो यहाँ पे बताया गया है आपको कि एवरी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के लिए तो है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। ये लाइन से आप ध्यान से पढ़ना, ये बड़े काम की चीजें होती है। आप कई बार क्या है पब्लिक ध्यान नहीं देते, आप प्राइवेट लिख देते हैं। तो क्या लिखा है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर उनकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या आउटस्टैंडिंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और जो डिपॉजिट है वो 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है, ये आइदर और है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको इंटरनल ऑडिट करवानी होगी। एवरी प्राइवेट कंपनी को भी करवानी है। कब करवानी है? अगर टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग 100 करोड़ से ज्यादा है। आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अगर आप इंटरनल ऑडिटर बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप पोस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं, या आप कोई अदर प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हाल फिलहाल नहीं है, आप कोई भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप बीकॉम पास आउट भी हो सकते हैं, चलेगा। डिपेंड करता है, अगर आपको नॉलेज है तो मैनेजमेंट आपको इंटरनल ऑडिटर बना सकता है। एक काम की बात जो यहाँ लिखी गई है ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता, मतलब दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर आप किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं तो आप उसके इंटरनल ऑडिटर नहीं हो पाएंगे। ओके, चलिए रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म MGT 14 विद द ROC ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। जब इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा तो ROC में फॉर्म सबमिट किया जाएगा 30 दिन के अंदर। ये तो कंप्लाइंस मैनेजमेंट है, ये आपने पढ़ रखा होगा और लॉ में इसको ज्यादा बेटर आपने पढ़ा होगा। आगे बोला गया है स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होती है? तो इंटरनल ऑडिट का स्कोप वाइडर होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो देख लेते हैं। ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी और द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट द स्कोप, फंक्शनिंग एंड पीरियोडिसिटी एंड मेथोडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट। मतलब तीन लोग मिलकर ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर के साथ कंसल्ट करना है, ऑडिट कमेटी और मैनेजमेंट है, ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि स्कोप क्या रहेगा। पावर एंड ड्यूटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। देखिए पावर और ड्यूटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर कहीं पे डिफाइन नहीं है। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पावर होते हैं जनरली वैसे ही पावर इंटरनल ऑडिटर के पास भी होते हैं। हाँ, इनको म्यूचुअल एग्रीमेंट से चेंज किया जा सकता है इसके पावर। देयर आर नो पावर एंड ड्यूटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर प्रेस्क्राइब अंडर द एक्ट। बिल्कुल ठीक है, कोई पावर प्रेस्क्राइब नहीं है, ऐसा नहीं है पावर है नहीं, प्रेस्क्राइब नहीं है। ठीक है, the same may be governed by the terms of reference to the appointment of internal auditor which may be decided mutually between the company and internal auditor। जब आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तब आपके पावर और ड्यूटी डिसाइड की जा सकती है कि आपको काम कैसे करना है और आपके पास क्या क्या पावर रहेंगे। जस्ट लाइक हम कभी किसी से कोई काम करवाते हैं तो हम उससे सारी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज करते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे पनिशमेंट एंड कंपाउंडेबिलिटी। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको इन्फॉर्म करना था, आपने इन्फॉर्म नहीं किया है या कोई डिफॉल्ट किया है तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो इसने डिफॉल्ट किया है उसको 10,000 रुपये की पेनल्टी मिलेगी। अगर कोर्ट कंटिन्यू रहता है तो 1,000 रुपये पर डे की पेनल्टी और देनी। आपकी मॉड्यूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है कि ये टॉपिक जो चल रहा होता है उसको पता नहीं कहाँ तक ले जाता है, उसमें लोग भी बीच में ले आते हैं, अपनी चीज़ें बीच में डाल देते हैं, इसकी जनरल रिक्वायरमेंट नहीं लगती। चलिए आगे आ जाते हैं सब। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट। आप एक ऑडिट करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो उस तैयारी में क्या क्या होगा उसके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि ऑडिटर को एक सिस्टमेटिक मैनर में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ प्लान किया ही नहीं है और सीधा चल गया। आप जानते हैं सबसे पहला स्टेप जो होता है ऑडिट का वो होता है प्लानिंग। सबसे पहले आप ऑडिट प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। फिर ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप ऑडिट करते हैं और लास्ट में आपकी ऑडिट करते हैं।
4 स्टेप आपके मेनली होते हैं हर ऑडिट के अंदर, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, इन जनरल द होल ऑडिट प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। आपको जो अपॉइंट किया जा रहा है उसका लेटर होगा जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती है, उसे बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। उसके बाद ऑडिटर नॉलेज लेगा क्लाइंट के बिजनेस की, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगा और उसके हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करेगा कि क्या वो एडुकेट है या नहीं है, या उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसके हिसाब से वो अपना एनटीई डिसाइड कर लेगा कि जब मुझे किस हद तक कितनी चेकिंग करनी है। फिर वो ऑडिट जैसे जैसे परफॉर्म करता जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो इकट्ठे करेगा और उन डॉक्यूमेंट के बेस पर अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगा और फाइनली अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाना है। मैं दोबारा बोल दूं, सबसे पहले अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद ऑडिट प्लानिंग करेगा, प्रोग्राम बनाएगा, फिर इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करेगा जिसमें अपनी एंट्री वो डिसाइड कर लेगा कि मैंने जितना सोचा था क्या उतना ही काम मुझे करना है या मुझे और काम करना है, उसके हिसाब से प्लानिंग को मॉडिफाई किया जाता है। फिर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उससे वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन करेगा और उसके बेस पे अपनी ओपिनियन बनाएगा, ठीक है। और उस ओपिनियन को ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करना है। आगे बात आ रही है कि ऑडिटर के पास कौन सी टेक्निक है जिससे वो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये सारी बेसिक बातें हमने इंटर में पढ़ी हुई है कि वाउचिंग करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे। वाउचिंग का मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक करना, कंफर्मेशन मतलब आउटसाइडर एक्शन में पार्टी से कंफर्मेशन मंगवाना, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब कि रेशियो मान लीजिए आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, केस चेकिंग, इंक्वायरी, ईडीपी, प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट, स्कैनिंग। ये सारे टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करके आप एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं। आपको याद है मैंने बताया था कि दो तरीके की फाइल होती है, एक परमानेंट फाइल और एक टेम्परेरी फाइल या करंट फाइल जिसको हम बोल सकते हैं। उनमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं और लास्ट में उन्हीं के बेस पे आप अपनी ओपिनियन बनाएंगे। नेक्स्ट आगे बोला गया बेटा ऑडिट प्रोग्राम के बारे में। ऑडिट प्रोग्राम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है कि हमने जो प्लानिंग की है, देखिए दो चीजें हैं, एक होता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर तो हम ओवरऑल चीजें सोचते हैं कि मुझे करना क्या क्या है, ठीक है। और फिर प्लानिंग के ऊपर बनता है बेटा प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, हमारी टीम कौन होगी, कितना काम होगा, कौन कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ये सारी चीजें उसमें डिसाइड हो जाती है, ठीक है। तो प्रोग्राम एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई रहती है, ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल प्लान है ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म, जो हमें करना है, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड। क्या चेक करना है, कितने टाइम में चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है, उसकी डिटेल जानकारी ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। एडवांटेज, एडवांटेज क्या है भाई ऑडिट प्रोग्राम के, आप सभी जानते हैं जब भी हम कोई काम ओरल करते हैं या फिर रिटर्न में करते हैं तो रिटर्न काम के फायदे ही होते हैं। क्या फायदे हो सकते हैं, देखो, रेडी टू चेकलिस्ट। रेडी चेकलिस्ट मतलब कोई काम होने से रह जाए ऐसा नहीं होगा। ऑडिट प्रोग्राम में सारे काम लिखे हुए हैं तो सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। वर्क कैन बी प्रॉपरली अलोकेटेड, जब हमारे सारे काम लिखे हुए हैं, सारी टीम लिखी हुई है, तो अलोकेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा कि कौन सा काम किसको दिया जाए अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टाइज। आगे लिखा है प्रोग्रेस ऑफ वर्क, कितना काम हो गया, कितना होना बाकी है, ये ऑडिट प्रोग्राम और एक्चुअल काम को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी कोई काम होता है तो करने वाला उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, उसकी वो मना कर देता है कि बाद में कहता था मैंने तो नहीं किया था, पता नहीं किसने किया, मुझे याद नहीं है, ऐसी बातें करता है। पर अगर ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है तो उसमें लिखा रहेगा कौन सा काम किसने किया है, ठीक है। तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो सकती है कि कौन इसके लिए लायबल है। दूसरा और लास्ट पॉइंट कह रहा है यूज एज एविडेंस। कल को कोई आपको कहे आपने ऑडिट की नहीं ढंग से, आपने कुछ कवर नहीं किया या आपने फॉर्मेलिटी की है, तो आप ऑडिट प्रोग्राम दिखा सकते हैं कि देखो साहब इस काम को इस बंदे ने इस तारीख को किया है, हमने सारा काम किया है, हमने कुछ नहीं छोड़ा। तो वो आपके लिए एज ए एविडेंस भी काम आ सकता है।
ये फायदे दे रखे हैं आपको ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के फायदे होते हैं नुकसान भी होते हैं, तो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं साथ में। डिसएडवांटेज में हमें कहा गया है बेटा सबसे पहले कि आप जब ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है। टेक्निकल होने का मतलब क्या हो जाता है कि उसमें जो लिखा है वही करना है, आपको उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो जो करने वाले होते हैं ना, जो ऑडिट टीम होती है, वो कुछ नया करने के लिए इंटरेस्ट नहीं होती, इंकरेज नहीं होती। उसको लगता है छोड़ो भाई, जो लिखा वो कर दो, बात नहीं, कुछ नया नहीं करना, ठीक है। Drawing up an audit program may be unnecessary for small concern। आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा सा प्रोग्राम बनाएंगे तो वो कोई फायदेमंद चीज नहीं है। इनएफिशिएंट स्टाफ, इनएफिशिएंट स्टाफ का मतलब क्या होता है कि जो ऐसे स्टाफ है जो काम चोरी करते हैं, ठीक है, वो इस चीज में कई बार फायदा उठा जाते हैं। कैसे फायदा उठाए जाते हैं, आपने कोई काम लिखा और आपकी लैंग्वेज में कुछ ऐसा रह गया तो वो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा कर देंगे कि साहब इसमें सिर्फ इतना ही लिखा था तो मैंने तो इतना ही किया, इसमें आपने ये लिखा ही नहीं तो मैंने चेक किया ही नहीं। मतलब वो काम करेंगे नहीं और फिर उस काम को नहीं करने का जो रीजन होगा वो आपके ऑडिट प्रोग्राम में ही कोई ना कोई कमी निकाल के उसको ढक देंगे, ठीक है, मतलब एक्सक्यूज बना देंगे। रिजिड प्रोग्राम, कई बार प्रोग्राम क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। मतलब हम सोच के गए थे कि 2 दिन में हमें ये काम करना है, और वहाँ की कंडीशन देख के लग रहा है कि 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, और प्रोग्राम तो कहता है कि 2 दिन में आपको करना पड़ेगा वरना आगे की सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। तो वो प्रोग्राम फायदेमंद नहीं होता है जो रिजिड होता है, ओके। आगे बेटा कुछ ऑडिट को डिफाइन किया गया, अलग अलग ऑडिट। अभी अलग अलग ऑडिट है, टाइप्स ऑफ ऑडिट भी हम इसको बोल सकते हैं, जो हमने सीएमए इंटर में पढ़ी थी चैप्टर 6 में, टाइप्स ऑफ ऑडिट किस तरीके की ऑडिट होती है, तो वहाँ पे कुछ ऑडिट को डिफाइन किया गया। सबसे पहले बोल रहे कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ ऑडिट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा। अगर आप अप्रैल मई में जाएंगे ऑडिट करने और आपको वहाँ पे 6 महीने चाहिए होंगे तो आपके लिए ऑडिट करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप क्या करते हैं, पूरे साल ही ऑडिट को चलने देते हैं। जैसे अप्रैल के ट्रांजेक्शन आप मई में चेक करके आ जाते हैं, मई के ट्रांजेक्शन जून में चेक करके आ जाते हैं, जून की जुलाई में करके आ जाते हैं। ऐसे आप चलते रहते हैं हर साल, हर महीने या हर वीक में कुछ ना कुछ टाइम निकाल के आप उसको करते रहते हैं, ठीक है। ऐसी ऑडिट को क्या कहते हैं, कंटिन्यूस ऑडिट कहते हैं। इसको कॉन्स्टेंट ऑडिट भी कहते हैं। इसका मतलब है पूरे साल जो ऑडिट चलती रहती है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर जो ऑडिट चलती रहती है उसे कहते हैं हम कंटिन्यूस ऑडिट, ठीक है। और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म होने से पहले ही मोस्ट ऑफ द काम तो हो चुका होगा, तो लास्ट में आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द कांस्टेंट एंगेजमेंट, इट इन्वॉल्व्स द कांस्टेंट एंगेजमेंट ऑफ ऑडिटर स्टाफ एट द क्लाइंट ऑफिस। ऑडिटर का जो स्टाफ है वो रेगुलरली क्लाइंट ऑफिस जाता रहता है और चीज़ें चेक करता रहता है पूरी। फाइनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट मतलब जो क्लोज ऑफ अकाउंट्स के बाद में की जाती है उसे हम फाइनल ऑडिट कहते हैं। फाइनल ऑडिट इज कॉल्ड एज कंप्लीटेड ऑडिट भी बोलते हैं इसको। फाइनल ऑडिट इज डन, ये वाली काम की चीज है, आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही ये की जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फाइनल ऑडिट कहा जाता है, ठीक है। इतना काफी है, अगर आप इतना डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं तो इनफ है। आगे डिफाइन किया गया ऑडिट वर्किंग पेपर को। बेटा ये हम पोस्ट ऑडिट के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसी पोस्ट ऑडिट के चैप्टर नंबर 3 में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑडिट वर्किंग पेपर का मतलब ऑडिट के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं या फिर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करे कि आपने ऑडिट की है, वो सारे ऑडिट वर्किंग पेपर, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग करने का रिकॉर्ड, एग्जीक्यूशन करने का रिकॉर्ड, मतलब आपने ऑडिट की है उसका सबूत जो होता है वो सारे ऑडिट वर्किंग पेपर, ठीक है। ऑडिटर रिटेन ए सेट ऑफ वर्किंग पेपर्स फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट फॉर ईच ईयर। ऑडिटर हर साल हर ऑडिट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रखता है ताकि कल को अगर ये बात हो कि साहब आपने ऑडिट की नहीं की, ढंग से की नहीं की, तो वो सब चीजें वो उससे जस्टिफाई कर सकते, ठीक है। वर्किंग पेपर सर्व्स 3 पर्पस। वर्किंग पेपर के पर्पस क्या है वो सुन लो। पहला, एड इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट, आपको प्लानिंग और परफॉर्म करने में मदद करता है। दूसरा,
सुपरविजन और रिव्यू करने में, जब आपकी ऑडिट टीम ऑडिट कर रही होगी तो उनको रिव्यू करने के लिए आपको ऑडिट वर्किंग पेपर काम आए। वो जो काम करके आए हैं, जो आपका ऑडिट प्रोग्राम है, उनसे आप कंपेयर कर पाएंगे कि काम कैसा हो रहा है। दीज पेपर सर्व एन एविडेंस, ये देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एविडेंस ऑफ ऑडिट वर्क। आपने ऑडिट की है इस बात का सबूत भी ये ऑडिट वर्किंग पेपर ही बनते हैं। ओके, चलो। द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर वेरी फ्रॉम ऑडिट टू ऑडिट। आप अलग अलग ऑडिट करते हैं तो सब ऑडिट में एक जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन हो जरूरी नहीं है। हर ऑडिट के हिसाब से ऑडिट टू ऑडिट वर्किंग पेपर बदलते हैं। ठीक है, किस चीज के हिसाब से बदलते हैं? नेचर ऑफ एंगेजमेंट, आप किस तरीके की ऑडिट कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आप किस तरीके की रिपोर्ट दे रहे हैं। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइंट बिजनेस, किस तरीके का क्लाइंट का बिजनेस है। कंडीशन ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड, क्लाइंट के रिकॉर्ड की कंडीशन क्या है। अगर क्लाइंट के रिकॉर्ड वेल मैनेज है तो आपको काम करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और आपको एविडेंस भी सही तरीके से मिल जाएगा। और अगर ऑडिटर के स्टेटमेंट वगैरह सब ऐसे ही है, मतलब आपको कोई अरेंज नहीं है, बेतरतीब तरीके से मिलते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, आप इंटरनल कंट्रोल पे कितना विश्वास करें, ये भी आपको डॉक्यूमेंट से ही पता चल जाएगा, या उसके हिसाब से आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। अगर इंटरनल कंट्रोल पे ज़्यादा विश्वास है आपको तो एविडेंस कम कलेक्ट करने होंगे, और अगर इंटरनल कंट्रोल पे आपको कम विश्वास है तो आपको एविडेंस ज़्यादा कलेक्ट करने होंगे। तो कितने एविडेंस बोलते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ एविडेंस, उसके लिए बताया गया है कि आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, दो फाइल होती है हमारी, परमानेंट फाइल और करेंट फाइल। परमानेंट फाइल में जनरली वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज आते हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी के एमओए, एओए, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल जो एग्रीमेंट्स वगैरह हो रखे हैं उनकी कॉपियाँ, ठीक है, वो इसमें आ जाती है। रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आपने इंटरनल कंट्रोल को जब रिव्यू किया था तो उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आते हैं। आपने जो रेशियो वगैरह निकाले वो यहाँ आते हैं। ये सब चीज़ें आपको जरूर से याद करनी है, पढ़नी है, समझनी है। कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट इसमें आती है, ठीक है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इसमें आती है। ये सारी चीज़ें परमानेंट ऑडिट फाइल में आती है। तो फिर करंट ऑडिट फाइल में क्या आता है? करंट ऑडिट फाइल में आता है acceptance of annual reappointment, extract of important matter in the minutes booking। minutes booking आप चेक करें तो उसमें आपको कोई important टॉपिक मिला वो आपने यहाँ कॉपी करवा लिया। मैनेजमेंट लेटर की जो कॉपियाँ होती है वो, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स को आपने या बैलेंसेस को आपने जो एनालिसिस किया है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम यहाँ पे आता है। तो ये सब चीज़ें करंट फाइल में आती है। इन पे बेटा एमसीक्यू बहुत अच्छे से बन सकता है। 2 या 3 आइटम, 4 आइटम दे देंगे कि कौन सा वर्किंग करंट फाइल में आता है, कौन सा परमानेंट फाइल में आता है, बताइए, ठीक है। जैसे 3 परमानेंट के दे दिए, 1 करंट का दे दिया, और पूछा इनमें से कौन सा आइटम करंट में आता है, ठीक है। या 3 करंट के दे दिए, 1 परमानेंट का दे दिया, इनमें से कौन सा आइटम परमानेंट फाइल में आता है। इस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं, और बिट क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। आपने पढ़ लिए हैं तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो उनको जरूर पढ़ें। बिट क्वेश्चंस के सारे वीडियो मैं दे चुका हूँ बेटा आपको ऑलरेडी, तो उनको आप एक बार जरूर पढ़ लें। आगे आ रहा है ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक का मतलब क्या है? आप जितनी भी ऑडिटें करते हैं उन सब ऑडिट के रिगार्डिंग आप एक बुक मेंटेन करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, आप ये कर सकते हैं। और उस रजिस्टर में उस ऑडिट के रिगार्डिंग सारी जानकारी होती है, और उसे ही ऑडिट नोटबुक कहा जाता है, ठीक है। ये एक जनरली बाउंड बुक होती है जो लार्ज वैरायटी ऑफ मैटर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। कोर्स ऑफ ऑडिट के दौरान जो मैटर आपके ध्यान में आते हैं, जो आपको पकड़ में आते हैं, जो चीज़ें आपके नोटिस में आती है, उन सबको आप इस ऑडिट बुक में लिखते हैं। द ऑडिट नोटबुक इज ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिटर। फॉर इंडिविजुअल ऑडिट द ऑडिटर यूजुअली मेंटेन ए सेपरेट ऑडिट नोटबुक। ऐसा नहीं है कि आप जितनी भी ऑडिट पे जाते हैं एक ही बुक ले जाते हैं उसमें लिख देते हैं। आप हर ऑडिट के लिए एक नई बुक मेंटेन करते हैं, और उसमें आपकी क्या फाइंडिंग्स, क्या क्या आपको मिला, वो सब चीज़ें आप लिखते हैं। जैसे आपने अगर ऑडिट की है तो आपने देखा होगा कि आप एक डायरी मेंटेन करते हैं, उस डायरी को भी आप ऑडिट नोटबुक कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला काम का पॉइंट है कि ऑडिट नोटबुक जो होती है वो मेंटेन क्लियरली होनी चाहिए, कंप्लीटली होनी चाहिए, और सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, कि आप डे वाइज उसको मेंटेन करें, या कैटेगरी वाइज की फाइनेंशियल आइटम यहाँ पे लिखे, नॉन फाइनेंशियल यहाँ लिखे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के यहाँ लिखे हैं, वो सब चीज़ें आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करेंगे, और सिस्टमेटिकली और क्लियरली उसमें मेंशन करेंगे सारी।
और ये एक तरीके का आपके लिए एविडेंस है कि अगर आपको ये कहा जाए अगेन वही कि आपने ऑडिट ढंग से नहीं की तो आप उस बुक के थ्रू उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑडिट एविडेंस भी है। आगे आपको दे रखा है कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक। पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ना, आपने मोस्टली जब सीएमए फाइनल पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो हर सब्जेक्ट के लिए एक रजिस्टर बनाया होगा। उस रजिस्टर में आपने उस सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू वगैरह सब पढ़े होंगे या लिखे होंगे। तो सेम वैसी ही चीज, क्या आपने उस बुक के अंदर आपका जो भी रजिस्टर है, क्या आपने फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि साहब मैं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 पोस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का ये रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूँ। तो वैसे ही इसमें भी सब चीजें लिखी है, बिजनेस का नाम, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है या पार्टनरशिप फॉर्म है या क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो एमओए या एओए की कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं वो। तो यहाँ से जो जो चीज़ें आपको मिलता जाए, पिछले साल ऑडिट किसने किया था, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कुछ है तो वो कौन कौन से बुक्स अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कौन से लॉ अप्लीकेबल होते हैं, पीएमपी कौन है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट में लिख दिया कि साहब हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, इसके डायरेक्टर मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं, ठीक है, इसके मैनेजर ये हैं, इसके सीईओ ये हैं, पिछले साल ऑडिट का प्राइम 15वीं फीस थी। इस तरीके से आप वो सारी चीजें लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट हो जाएगा आपका ऑडिट नोट। बता दीजिए एक बार, यहाँ तक क्लियर बेटा? आगे देखिए क्या लिखा हुआ, एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर का मतलब कि जब हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो हम टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं कि ऑडिटर का काम क्या होगा, ठीक है, उसका स्कोप क्या होगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, उसका रेमुनेशन क्या होगा, ये सारी बातें हम बात करें। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि कल को हम तो कहेंगे साहब ये काम करना था आपने किया नहीं, ऑडिटर कहेगा नहीं साहब ये तो मेरे स्कोप में नहीं आता है। तो पहले ही डिसाइड कर लो ताकि बाद में किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये सारी चीजें इसलिए की गई है कि बाद में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी तरीके का डिस्प्यूट ना हो। इन चीजों को रोकने के लिए ये सारा काम किया जाता है। तो क्या लिखा है, रिटर्न कम्युनिकेशन है। ठीक है, द पर्पज ऑफ दिस लेटर इज टू मिनिमाइज एनी पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकना ताकि कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे आपका और ऑडिटर का झगड़ा हो, आपके रिलेशन खराब हो, ऐसा कोई काम ना हो। इससे अच्छा है पहले ही सारी टर्म्स एंड कंडीशन हम डिसाइड कर लें, डिस्कस कर लें। आगे लिखा है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट की शर्तें क्या होगी, टर्म्स क्या होंगे। देखिए, ऑडिट एंगेजमेंट एक राइटिंग लेटर है, ठीक है, जो क्लाइंट और ऑडिटर दोनों के बीच में लिखा जाता है और दोनों ही उस पर एग्री होते हैं। जैसे हम किसी के साथ कोई काम करते हैं तो हम आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि भैया तुम्हारा ये रोल रहेगा, मेरा ये रोल रहेगा, तुम ऐसे काम करोगे, मैं ऐसे पेमेंट करूंगा। तो दोनों चीजें डिस्कस हो जाती हैं और वो एग्रीमेंट इसलिए होता है कि फ्यूचर में हमारे डिस्कस ना हो। सेम काम यहाँ पे है, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में क्या हो रहा है, काम करवा रहे हैं मुझसे ऑडिट का। तो हम पहले टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर रहे हैं कि आप क्या क्या करेंगे, हमें क्या क्या करवाना है और किस तरीके से आप ऑडिट को कंडक्ट करेंगे, रेगुलेशन वगैरह क्या होगा। तो ये रिटर्न में होना जरूरी है, जाहिर सी बात है। दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव और स्कोप को डिफाइन करता है कि क्या क्या काम करना उनकी ड्यूटी है और क्या क्या काम करना मैनेजमेंट की ड्यूटी है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ, मेरा काम है ऑडिट करना एज ऑडिट, और मैनेजमेंट का काम है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करना। अब आपने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करे तो क्या मैं ऑडिट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अब आपने टाइम लिखा था कि साहब आपको 2 महीने में ऑडिट कर देंगे, आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे ही नहीं रहे तो मैं 2 महीने में ऑडिट कैसे करूंगा। और बाद में आप मुझे कहते हैं कि साहब आपने ऑडिट लेट कर दी। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं इसमें लिखूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलने के बाद 2 महीने मुझे लगेंगे, तो वो बात क्लियर हो गई, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। समझ रहे? तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेटिव हो जाती है ताकि आगे चल के कोई तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, द ऑडिटर शुड सेंड द एंगेजमेंट लेटर प्रिफरेबली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एंगेजमेंट टू अवॉइड द एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑडिट स्टार्ट होने से पहले ही ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट आराम से हो जाता है और दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं। तो ये दोनों के ही फायदे की चीज है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे
कि ऑडिट एंगेजमेंट डेटा ऑडिटर के लिए फायदेमंद है या नहीं, दोनों के लिए ही फायदेमंद है। आगे चल लेते हैं रोल ऑफ सीएमए इन इंटरनल ऑडिट। रोल ऑफ सीएमए इन इंटरनल ऑडिट, देखिए आप जानते हैं कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, आप जो बनने जा रहे हैं सीएमए, वो एक बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, आप कोई मामूली चीज नहीं है, आप कोई मामूली इंसान नहीं है सीएमए बनने के बाद। बेटा सीए, सीएमए और सी, तीन ही कोर्स, कौन तो नहीं लिखता तुम, क्योंकि वैल्यू है बेटा, इन तीन की वैल्यू है, इनके लिए मेहनत लगती है इनको कमाने के लिए, इनके सिग्नेचर की वैल्यू है। ठीक है, आपके सिग्नेचर पे लोग बिलीव करते हैं कि अगर कोर्स को सीएमए ने वेरीफाई कर दिया है तो इसका मतलब ये सही है। सोचो, बाकी किसी पे विश्वास करता है कोई? यहाँ तक कि आपका अकाउंटेंट आपको कोई डॉक्यूमेंट बना के देता है, आप उस पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, और यहाँ एक थर्ड पार्टी आप पे बिलीव कर रही है, पूरा इंडिया आप पे बिलीव कर रहा है कि अगर आपने सिग्नेचर किए हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपके पास कोर कॉम्पिटेंस है इस चीज़ की, अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट की, स्ट्रेटेजी की, आपके पास प्रोफेशनल माइंड है, क्योंकि आपने इतनी स्टडी की है, इतना डेडिकेशन किया है इस चीज़ को पास करने में, इसलिए आपके ऊपर विश्वास करना तो बनता है। समझ रहे? तो आप प्राउड महसूस करें, ऐसा सोचें कि भैया सीएमए आप बने हैं तो बड़ी मेहनत आपकी लगी है और लोगों ने आपके साथ किया। देखिए प्राउड में और ईगो में बहुत बड़ा फर्क है। मैं प्राउड करने के लिए कह रहा हूँ, ईगो में ना आ जाए कि साहब हम सीएमए हैं, ठीक है, हमको लगता है हम ही भगवान, वो वाला काम ना करें, डाउन टू अर्थ ही रहें। पर सीधी बात, तो रोल ऑफ सीएमए इन इंटरनल ऑडिट अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल ऑडिट के लिए सीएमए क्वालिफाई है, वो परचेज करते हैं एक्सपर्टाइज, क्योंकि उन्होंने इतनी चीज़ें करी है, इतनी प्रैक्टिस करी है, इतना ट्रेनिंग करी है, सब चीज़ें करी हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनका बहुत बड़ा इसमें रोल है और वो इस काम को करने के लिए परफेक्टली सुटेबल पर्सन, मतलब ये आपकी तारीफ है और आपकी तारीफ में जितने सब कहे जाए कम ही है, तो इसलिए आप आराम से अपनी तारीफ करें, नो प्रॉब्लम। ओके, लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट क्या कहती है ये ऑडिट है। देखिए ऑपरेशनल ऑडिट के बारे में क्या कहा गया कि इंटरनल ऑडिट जो होती है उसको ही तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया, मतलब उसी में तीन पार्ट हो जाते हैं। पहला हो जाता है फाइनेंशियल ऑडिट, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें करते हैं। कंप्लाइंस ऑडिट, जिसके अंदर आप कंप्लाइंस मैनेजमेंट की बातें करते हैं। और तीसरा है ऑपरेशनल ऑडिट, जिसके अंदर आप ऑपरेशन की बातें करते हैं, आपके जो फंक्शन है उनकी बातें करते हैं। इंपॉर्टेंट जो फेज होता है इसका ऑपरेशनल ऑडिट होता है। ये दोनों तो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के, सपोर्टिंग ऑडिट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इंटरनल ऑडिट के अंदर मेन काम क्या है हमारा, ऑपरेशंस के ऊपर कमेंट करना, ऑपरेशंस इफेक्टिवली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उस पर कमेंट करना, इसलिए ऑपरेशनल ऑडिट एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और कंप्लाइंस को भी हम देखते हैं, पर वो एक लाइट थिंग रहती है। देखिए क्या क्या रहता है। An operational audit is sometimes defined as extension of financial audit. ऑपरेशनल ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट का ही एक्सटेंशन बोला गया है। इंटरनल ऑडिट मेनली प्ले ए सप्लीमेंट्री रोल only in financial and compliance audit, but operational auditing is primary domain of internal audit. ऑपरेशनल ऑडिट जो होती है वो इंटरनल ऑडिट का प्राइमरी टास्क हो जाती है। ऑपरेशनल ऑडिट क्यों प्राइमरी टास्क हो जाती है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशनल ऑडिट होती है उसके अंदर वो तरीके ढूंढे जाते हैं कि कैसे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए, जो कि इंटरनल ऑडिट का भी पर्पस होता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन परफॉर्मिंग इन फंक्शंस मोर इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली with focus on the efficiency and effectiveness। कौन सा काम किस तरीके से किया जाए कि वो और बेटर तरीके से हो, कम कीमत पे हो, ज्यादा फायदे के साथ, ये पर्पज हो जाता है ऑपरेशनल। आगे देख लेते हैं, ये सारी बातें तो वही दे रखी है, आप इसके ऊपर रीड कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं बेटा यहाँ पे, यहाँ से आइए आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ आपको लेके। However, an operational audit tends to answer
The question as to why the entity is, where it is and how it goes there. मतलब entity कहाँ है, क्यों है और वहाँ कैसे पहुँची है, ये सारी बातें यहाँ से आपको जवाब मिलेगा इसको ऑपरेशनल ऑडिट से मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशनल ऑडिट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी आज की पोजीशन क्या है, वो क्यों है, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे। ठीक है, उसके रीजन सारे आपके सामने। अब जब सारी चीजें साफ है कि आप कहाँ हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ से क्या करना है। आपको ऊपर जाना है, आपको और अच्छा काम करना है, तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। इट मीन्स द इवेल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट्स परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस बता देगा। जैसे ये कह देता है, मान लीजिए आप आज फिफ्थ पोजीशन पे हैं, आपके इंडस्ट्री में जितनी कंपनियां, आप उसकी फिफ्थ पोजीशन पे हैं। होने के कारण क्या है, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपकी पॉलिसी अच्छी है या नहीं, वो सब चीज़ें बता देगा। तो आप वहाँ से अपनी दिशा डिसाइड कर सकते हैं। आपको ये पता चल गया आज तक आपने क्या किया। ठीक है, देयरफॉर ऑपरेशन ऑडिट इज ए प्रोसेस टू डिटरमाइन वे टू इम्प्रूव ऑफ प्रोडक्शन। आप कैसे अपना काम बढ़ा सकते हैं, अपने कैसे अपना काम और अच्छा कर सकते हैं, इस सब चीज़ों के लिए आपकी मदद। किन किन चीज़ों को ये रिव्यू करता है, ये आपकी प्लानिंग को रिव्यू करता है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग को रिव्यू करता है, डायरेक्टिंग को और कंट्रोल को। इन सब चीज़ों को रिव्यू करके आपको उसका रिजल्ट देता है और उस रिजल्ट के बेस पे आपको देखना है कि किस चीज़ को इम्प्रूव करके आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको इंटरनल और ऑपरेशनल ऑडिट में फर्क दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। इंटरनल ऑडिट कंप्लाइंस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और ऑपरेशनल ऑडिट इंप्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट फाइनेंशियल अकाउंट पे ज़्यादा फोकस करती है और जबकि ऑपरेशनल ऑडिट बिजनेस अकाउंट पे ज़्यादा फोकस करती है, मतलब बिजनेस टर्म्स पे ज़्यादा फोकस करती है। इसका काम ऑडिट करना ही होता है और इसका काम एफिशिएंसी लाना और इम्प्रूवमेंट करना होता है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन बेस्ड है, तो ट्रांजेक्शन चेक करती है और ये प्रोसेस को चेक करती है। तो ये कुछ डिफरेंसेज है जो आपको देख लिया। ओके, लास्ट में आपको ये कमेंट दिया गया है किसके ऊपर, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कमेंट दिया है। कोसो कमेटी ने, जो कोसो कमेटी है, उनने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंटरनल कंट्रोल क्या है। इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो कि एंटिटी लगाती है, एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंटिटी का मैनेजमेंट और अदर पर्सन जो होते हैं, वो सब उनको अप्लाई करते हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। इन चीज़ों को क्यों लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि हम इफेक्टिवनेस गेन कर सकें, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें और कंप्लाइंस मैनेजमेंट कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए इंटरनल कंट्रोल को अप्लाई किया जाता है। मतलब बेसिकली इसमें इंटरनल कंट्रोल को ही समझाया गया है। आगे लिखा, देयर आर मेनी रीजन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट क्यों कर रहे हैं, उसके कुछ रीजन बताए गए हैं। कंप्लाइंस, अब ये सारी चीज़ें क्या आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। जैसे हमने ऊपर इंटरनल कंट्रोल पढ़ा, वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, हमने ऊपर ऑपरेशनल ऑडिट पढ़ा, वहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। तो इन चीज़ों को बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। हमारे मॉड्यूल में एक छोटी सी कमी बेटा ये है कि रिपीटेटिवली बहुत चीज़ें डाली गई है जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे डॉक्यूमेंटेशन, आपको सीधा एग्जाम्पल बात करूँ, चैप्टर नंबर 3 में डॉक्यूमेंटेशन डाला गया, ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, ऑडिट फाइल क्या होती है। फिर आपकी जो CAS है, पोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है 102, उसमें वही सारी चीज़ें वापस डाली गई हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। और फिर यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वापस डाली गई। तो कई चीज़ें रिपीटेटिवली बार बार आ रही है, तो आप उनके लिए ये ना सोचें कि ये बार बार क्यों आ रही है। आप सिर्फ उनका मतलब समझ लें, चाहे वो या इस चैप्टर में हो चाहे वो उस चैप्टर में हो, मीनिंग उनका वही रहने वाला है। एक जगह अगर आपने पढ़ लिया तो दैट्स इट। ओके, तो बेटा ये आपका पूरा कोर्स प्रोजेक्ट का मैंने रिवीजन करवा दिया है 7 क्लासेस के अंदर। अगर किसी को भी रिवीजन करना हो तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि 1 वीक रिवीजन के जो वीडियोज हैं वो आप देख लें। मैंने कोशिश की है कि आपका इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो इसमें मैं पूरा कवर कर सकूँ, ये मैंने पूरी कोशिश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लाइक करने से पता है क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई तारीफ करवाना चाहते हैं इसलिए हमने कहा कि आप लाइक करें।
लाइक करने से ये समझ में आता है कि जितने लाइक हैं उतने लोगों को हमारे वीडियो से फायदा मिला है। हम ये मान के चलते हैं कि जितने लाइक हैं उतने लोगों को हमारे वीडियो से फायदा मिला है, ताकि हम उन लोगों के लिए कुछ और भी वीडियो बनाएं। तो हमें लगता है कि जब व्यूज है इतने सारे, लाइक्स नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि सिर्फ इन्होंने देखा है, इनको फायदा नहीं मिला, इनको अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, और जो भी आपको कोई सजेशन और इम्प्रूवमेंट हो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।